हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 24 सितंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश में शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा चाइना में। तो 19वें एशियन गेम्स का जो आयोजन है ये चाइना में शुरू हुआ है। याद रखिएगा कि ये जो 19वें एशियन गेम्स हैं 2022 के, ये 2023 में आयोजित किए जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इनको कोविड-19 के कारण पोस्टपोन कर दिया गया था। तो अब इनका आयोजन 2023 में किया जा रहा है। दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एशियन गेम्स 2022 के शुभंकर कौन थे? तो 3 शुभंकर थे, चैन चैन, कोंग कोंग और लियान लियन। ये तीनों रोबोट हैं। तो इनको 2023 का शुभंकर बनाया गया है एशियन गेम्स का। किस शहर में एशियन गेम्स आयोजित किए जा रहे हैं? तो होंगजो शहर में आयोजित किए जा रहे हैं। इसका मोटो क्या है? तो हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर। आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक एशियन गेम्स का आयोजन किया जाएगा। कहां पर इनका आयोजन किया जाएगा? तो होंगजो स्पोर्ट्स पार्क स्टेडियम में इनका आयोजन किया जाएगा। दोस्तों जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी उसमें भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। चलिए दोस्तों एशियन गेम्स से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जैसे 19वें एशियन गेम्स में 655 सदस्य का भारतीय दल गया हुआ है और जो 61 खेल आयोजित किए जाएंगे उनमें से 41 खेलों में भारतीय एथलीट शामिल होने वाले हैं। पुरुष और भारतीय क्रिकेट टीम पहली बार एशियन गेम्स में हिस्सा ले रही है। तो इस बार क्रिकेट भी आयोजित किया जा रहा है एशियन गेम्स में। पहले एशियन गेम्स का आयोजन 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। इसका आयोजन एशिया ओलंपिक परिषद यानी कि OCA के द्वारा किया जाता है। भारत ने इंडोनेशिया के जकार्ता में हुए एशियन गेम्स 2018 में 16 गोल्ड मेडल के साथ 70 मेडल जीते थे। अब यहां पर बात आई थी चाइना की, तो चाइना से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल इसकी बीजिंग है, ऑफिशियल लैंग्वेज है मंदारिन, राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और यहां की करेंसी है रेनमिनवी। दोस्तों आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडीकर ऑफिशियल सर्च करना है तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और उस चैनल को ज्वाइन करना है तो आपको PDF भी मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग कहां हुई है? तो अभी हाल ही में दोस्तों क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक न्यूयॉर्क में आयोजित की गई है। तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर जी, तो वो 9 दिन की अमेरिका की यात्रा पर गए हुए हैं और वहां पर उन्होंने न्यूयॉर्क में क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग में हिस्सा भी लिया था। दोस्तों ये जो मीटिंग हुई है इसमें इंडो पैसिफिक के क्षेत्र पर चर्चा की गई है। अब बात करते हैं क्वाड की। तो दोस्तों क्वाड का मतलब ही होता है 4। तो इसमें 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। तो इन्हीं देशों के जो विदेश मंत्री हैं वो अभी हाल ही में न्यूयॉर्क में मिले हैं और उन्होंने इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर चर्चा की है। तो इस मीटिंग में भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर, अमेरिका के विदेश एंटनी ब्लिंकन, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पेनी वोंग शामिल हुई थी और जापान की तरफ से ओको कामिकावा शामिल हुई थी। चलिए दोस्तों अब हम क्वाड से रिलेटेड कुछ और जानकारी डिस्कस करते हैं। तो क्वाड का विचार पहली बार 2007 में जापान के उस समय के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने रखा था। यानी कि ये जो आइडिया था ये शिंजो आबे का आइडिया था। साल 2017 में फाइनली भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ने मिलकर के क्वाड संगठन का गठन किया था। क्वाड का उद्देश्य है मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना। यानी दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि इन चारों देशों का ये उद्देश्य है कि जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है इसमें एक स्वस्थ वातावरण तैयार हो। और बेसिकली इस संगठन का या इस गठबंधन का जो प्रमुख उद्देश्य है वो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चाइना के प्रभाव को कम करना है।
क्वाड ग्रुप के सभी देश मालाबार नेवल एक्सरसाइज करते हैं, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। 2023 का जो क्वाड सम्मेलन है ये जापान में आयोजित किया गया था और 2024 का सम्मेलन भारत में होने वाला है। यहां पर आप दोस्तों पिक्चर देख पा रहे हैं, यहाँ इंडिया है, ये जापान है, ये अमेरिका है और ये ऑस्ट्रेलिया है। तो ये चारों देश मिलकर के क्वाड बनाते हैं। ये जो आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा है ये है इंडो पैसिफिक क्षेत्र। तो इसी क्षेत्र में चाइना के प्रभाव को कम करने के लिए ये गठबंधन बना हुआ है। अब हम 2023 में आयोजित कुछ प्रमुख सम्मेलन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों G20 और ब्रिक्स, इन सबको तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कई बार बता चुके हैं। बार बार उसी चीज को बताना अच्छा भी नहीं लगता है, नई चीजें पता होनी चाहिए आपको। तो आज हम डिस्कस करेंगे 2023 में आयोजित किए गए कुछ और प्रमुख सम्मेलन। SCO शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन न्यूयॉर्क अमेरिका में आयोजित किया गया था। 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी देश में हुआ था और फिजी के नाडी शहर में आयोजित किया गया था। वर्ल्ड टीवी शिखर सम्मेलन वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। 19वां विश्व वन्यजीव सम्मेलन पनामा में हुआ है। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है और वैश्विक बाजरा सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने कहां अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया है? आंसर हो जाएगा वाराणसी। तो अभी हाल ही में पीएम मोदी जी के द्वारा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास वाराणसी में किया गया है और यह जो क्रिकेट स्टेडियम है ये 30.6 एकड़ में बनाया जाएगा और यह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम 451 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। दोस्तों ये जो स्टेडियम बनने वाला है इसमें 30,000 लोगों की बैठने की क्षमता होगी और यह 30 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके निर्माण की जिम्मेदारी L&T को सौंपी गई है। दोस्तों ये जो स्टेडियम है क्रिकेट स्टेडियम है, तो इसमें जो आईसीसी के नियम है, आईसीसी के जो स्टैंडर्ड है उनको देखते हुए ही इसको तैयार किया जाएगा। ये जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं ये उसी स्टेडियम की पिक्चर है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर एक डमरू जैसा आकार बनाया गया है। देखिए ये आप देख सकते हैं, ये डमरू जैसा आकार बनाया गया है और इसकी जो लाइटें लगाई गई हैं ये यहाँ पर लाइटें लगाई गई हैं। तो जो लाइटें हैं इनका आकार भी त्रिशूल के जैसा है। ठीक है, तो ये इसकी विशेषताएं हैं और प्रैक्टिस के लिए ये अलग से मैदान यहाँ पर बनाया गया है। चलिए अब हम खेल स्टेडियम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो भारत और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में स्थित है जिसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम बोलते हैं और इसमें जो क्षमता है वो है 1 लाख दर्शकों की। भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण ओडिशा के राउरकेला में हो रहा है जिसका नाम होगा बिरसा मुंडा स्टेडियम। भारत का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम है ईडन गार्डन स्टेडियम जो कि कोलकाता में स्थित है और यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। ग्रेटर नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है जो कि भारत का एकमात्र फार्मूला 1 रेस कार ट्रैक है। भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है जो कि नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र को भारत की ओर से कौन संबोधित करेंगे? आंसर हो जाएगा विदेश मंत्री। तो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी। तो वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र को भारत की ओर से संबोधित करने वाले हैं। तो वो 9 दिन की अमेरिका की यात्रा पर गए हुए हैं जहां पर वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र को संबोधित करेंगे। इसके अलावा कई द्विपक्षीय बैठकों में शामिल होंगे, बहुपक्षीय बैठकों में शामिल होंगे। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र की। तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं डेनिस फ्रांसिस और 26 सितंबर को विदेश मंत्री एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र को संबोधित करेंगे। अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा की। तो इसका गठन हुआ था 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क अमेरिका में और इसके प्रमुख हैं अभी वर्तमान में डेनिस फ्रांसिस। और पहला सत्र कब हुआ था? 10 जनवरी 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व अब बन चुका है। इसकी अधिसूचना 22 सितंबर 2023 को जारी की गई है और इसमें 2 अभ्यारण्य शामिल हैं, नौरादेही जो कि सागर में है और रानी दुर्गावती अभ्यारण्य जो कि दमोह में है। तो इन दोनों अभ्यारण्य को मिलाकर के ये टाइगर रिजर्व बनाया गया है। इसमें 3 जिले शामिल होंगे, सागर, दमोह और नरसिंहपुर।
इसका जो कुल क्षेत्रफल होगा वो होगा 1,41,400.86 हेक्टेयर का। दोस्तों अब हम प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को हुई थी। उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन था जो कि 1973 में बना था? वो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि आजकल रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है और ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कौन था जो कि 1974 में बना था? वो था कान्हा किसली टाइगर रिजर्व। देश भर में मध्य प्रदेश में बाघों की सबसे अधिक संख्या है और मध्य प्रदेश में 785 बाघ हैं 2023 की गणना के अनुसार। और दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि 2023 की गणना के अनुसार पूरे भारत में कितने टाइगर हैं। और याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों अब हम मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो कान्हा किसली टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है और ये 1974 में टाइगर रिजर्व बना था। पैंच टाइगर रिजर्व 1992 में, बांधव टाइगर रिजर्व 1993 में, पन्ना टाइगर रिजर्व 1994 में, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व 1999 में, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व 2008 में, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व 2023 में बना है। और दोस्तों एक प्रस्तावित टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है राता पानी टाइगर रिजर्व। तो आने वाले समय में ये टाइगर रिजर्व भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है D9 स्पोर्ट्स ब्रांड किस क्रिकेटर ने लॉन्च किया है? तो दीपक चहर ने लॉन्च किया है। तो भारतीय क्रिकेटर हैं दीपक चहर। तो उनके द्वारा अपना खुद का एक ब्रांड तैयार किया गया है जिसका नाम है D9 स्पोर्ट्स और यह 2.5 करोड़ के निवेश के साथ लॉन्च किया गया है। और इस D9 स्पोर्ट्स ब्रांड में जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड उपकरण है वो प्रदान किए जाएंगे, जैसे खेलों के जो जूते उपयोग किए जाते हैं और खेलों में जितनी भी सामग्री उपयोग की जाती है वो सब इस ब्रांड के अंतर्गत लॉन्च की गई है। दीपक चहर ने टीम इंडिया के लिए 10 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं और वो IPL में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है HDFC बैंक के MD शशिधर जगदीशन को कितने साल का सेवा विस्तार दिया गया है? आंसर हो जाएगा 3 साल का। तो RBI ने HDFC बैंक के MD शशिधर जगदीशन का कार्यकाल 3 साल बढ़ाने की मंजूरी दे दी है और उनका कार्यकाल 27 अक्टूबर से 3 साल के लिए बढ़ाया गया है। बात आई है यहाँ पर HDFC बैंक की। तो इसको स्थापित किया गया था 1994 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं अतानु चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में फिर से गांधी वॉक शुरू हुई है? आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका में। तो दोस्तों गांधी के नाम पर साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में वार्षिक गांधी वॉक का 35वां संस्करण 18 सितंबर को शुरू हुआ है। देखिए ये जो गांधी वॉक है ये पहले भी आयोजित की जाती रही है साउथ अफ्रीका में, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे बीच में बंद कर दिया गया था। लेकिन अब इसका 35वां संस्करण 18 सितंबर 2023 को फिर से शुरू हुआ है और इस वॉक में 2000 से अधिक लोगों ने हिस्सेदारी ली थी। दोस्तों गांधी 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे और 9 जनवरी 1915 को वो साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे। साउथ अफ्रीका में स्थापित महात्मा गांधी के पहले आश्रम को टॉलस्टॉय फार्म कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन्हें आप नोट कर लें। अब आपके लिए एक सवाल है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आपको बताना है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों बात आई है साउथ अफ्रीका की। तो साउथ अफ्रीका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। इसकी 3 राजधानियां हैं। पहली है प्रीटोरिया, दूसरी राजधानी है केप टाउन और तीसरी राजधानी है ब्लॉमफोंटेन। यहाँ के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा और यहाँ की करेंसी है दक्षिण अफ्रीकी रैंड। दोस्तों याद रखिएगा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल किस राज्य में शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा गोवा में। तो भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल गोवा राज्य में आयोजित किया जा रहा है। सबसे पहले आप ये समझ लें कि ये लाइट हाउस है क्या। तो जो समुद्र के किनारे होते हैं वहां पर इस प्रकार से लाइट हाउस बना दिए जाते हैं जिसमें रात में यहां पर लाइट जलती है। और दोस्तों ये जो लाइट है इसलिए जलाई जाती है कि जो नाविक हैं जो समुद्र में है उनको किनारे की दिशा पता चल सके। यानी अगर वो रात में कहीं पर भी हैं समुद्र में
तो वो इस लाइट को देख करके किनारे तक पहुंच सकें, इसके लिए समुद्र के किनारे पर ये लाइट हाउस बनाए जाते हैं। तो भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल 23 सितंबर को शुरू हुआ है और ये 25 सितंबर को समाप्त होगा और इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। कहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है? तो गोवा की जो कैपिटल है पणजी, वहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। बात आई है गोवा की, तो गोवा की जो कैपिटल है वो है पणजी। राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई, मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और यहां पर विधानसभा की 40 सीटें हैं। ई मित्र, PM किसान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट किसने शुरू किया है? आंसर हो जाएगा कैलाश चौधरी। तो दोस्तों, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री हैं कैलाश चौधरी जी। तो उनके द्वारा नई दिल्ली में किसान ई मित्र, PM किसान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट की शुरुआत की गई है। और दोस्तों याद रखिएगा, चैटबॉट एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जिसके माध्यम से अगर आप कोई सवाल पूछते हैं तो उसका आंसर आपको मिलेगा। तो किसानों के लिए ये चैटबॉट शुरू किया गया है जिसमें वो इन योजनाओं से जुड़े हुए जो सवाल हैं वो पूछ सकते हैं, तो उनके आंसर उनको मिल जाएंगे। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था, अंतिम पंगाल ने विश्व चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज। भारत ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के लिए आमंत्रित किया है? अमेरिका। विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को। मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम योजना का शुभारंभ किसने किया है? हेमंता बिश्वा शर्मा ने। संसद में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया गया है। यह कौन सा संविधान संशोधन विधेयक था? 128वां। 19वें एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन बने हैं? हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। हाल ही में नदी उत्सव कहां शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। किस बीमारी का पता लगाने के लिए ICMR ने ट्रूनेट परीक्षण को मंजूरी दी है? निपाह। OECD ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत का विकास अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 6.3%। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2023 किसे चुना गया है? बाबर आजम को। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे विश्व की प्रमुख नहरें। सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में है। कील नहर उत्तरी और बाल्टिक सागर के बीच में है। पनामा नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बीच में है। सू नहर सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील के बीच में है। इरी नहर इरी झील और मिशिगन झील के बीच में है। केपी नहर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है और गोटा नहर स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के बीच में है। तो ये है विश्व की प्रमुख नहरें। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था पेरिस। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर पेरिस बताया हुआ है। इसके अलावा एक झील का नाम पूछा था, तो वो झील जो है कहां पर स्थित है? असम में स्थित है। तो ये भी सभी लोगों ने बताया हुआ है। इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज का क्वेश्चन है, कान्हा किसली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।